नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं ज्योग्राफी जो कि फुल पेड कोर्स था वो मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जिसमें मैं भारत का भूगोल शुरू से लेके अंत तक पूरा हिंदी एक्सप्लेन सही से पढ़ाऊँगा, जिसमें भारत का परिचय, भारत के प्राकृतिक देश, भारतीय अफवाह तंत्र, भारत की जलवायु और भारत के प्राकृतिक संसाधन, कृषि, परिवहन, उद्योग सभी को मैं डिटेल मैप के साथ पूरा आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। तो आज इसकी फर्स्ट क्लास है, जिसमें हम भारत क्या है और भारत की अवस्थिति के बारे में जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। भारत का भूगोल। सबसे पहले हम भूगोल शब्द के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये भूगोल होता क्या है क्या। भूगोल, जिसे इंग्लिश में जियोग्राफी बोलते हैं, वह विज्ञान है जो पृथ्वी की सतह, इसके स्वरूप, भौतिक विशेषताओं जैसे पहाड़, नदियाँ, निवासियों जैसे मनुष्य और जीव जंतु और घटनाओं जैसे जलवायु, मौसम का अध्ययन कराता है। अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो भूगोल एक ऐसा विषय है, यानी वह विज्ञान है। विज्ञान का क्या अर्थ होता है? किसी भी ऐसा विषय या वस्तु जिसमें हम बहुत ज़्यादा गहराई से अध्ययन करते हैं, वही विज्ञान हम कह सकते हैं। तो इसमें भूगोल क्या है? वह विज्ञान है जिसमें हम पृथ्वी, यानी जो हमारी धरती है, धरती की सतह, ऊपर की जो सतह लेयर है, और इसका स्वरूप और ये कैसे दिखती है, इसकी भौतिक विशेषता है। भौतिक का मतलब होता है जो मानव ने नहीं बनाई है वो भौतिक है। तो भौतिक विशेषता है, जैसे पहाड़ हो गए, नदियाँ हो गई, जंगल हो गए, मिट्टी हो गई, पानी हो गया, इनके बारे में। निवासी और मनुष्य जीव जंतु, इनके बारे में हम इसमें जो अध्ययन करते हैं। घटनाओं जैसे जलवायु हो गई, मौसम हो गया, इनके बारे में जो हम अध्ययन करते हैं वही क्या है? भूगोल है। भूगोल, जिसे इंग्लिश में जियोग्राफी बोलते हैं, ये दो शब्दों जियो और ग्राफिया से मिलकर बना है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ होता है वर्णन करना, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना। जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि भूगोल में हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। भूगोल के जनक या इन्हें भूगोल का पिता, जो कि इरेटोस्थनीज नाम के एक व्यक्ति हैं, इन्हें कहा जाता है। तो अब अपना यहाँ से स्टार्ट करेंगे भारत का परिचय। भारत के परिचय में भारत की अवस्थिति से स्टार्ट करके अंत तक मैं आपको पार्ट वाइज, जैसे फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, ऐसे पूरा भारत भूगोल समझाऊंगा। तो भारत की अवस्थिति, इसे पढ़ने से पहले हमें कुछ ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, इनके बारे में जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि किसी भी स्थान में या किसी भी देश का, किसी भी महाद्वीप का, किसी भी ऐसी, मतलब कह सकते हो आप, किसी भी ऐसे स्थान का जानकारी लेने के लिए हमें इन्हीं रेखाओं की मदद लेनी पड़ती है। तो इन्हें हमें पहले पता करते हैं। तो देखिए, पृथ्वी में किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति का निर्धारण अक्षांश, जिसे इंग्लिश में लेटीट्यूड, और देशांतर, जिसे इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड कहते हैं, इन रेखाओं द्वारा किया जाता है और ये काल्पनिक होती हैं। देखिए, पृथ्वी, आपको पता है पृथ्वी अपनी कैसी होती है? गोल होती है। उसमें बीच में से एक काल्पनिक रेखा काट दिया अगर पृथ्वी में, तो यही क्या होती हैं? अक्षांश रेखा होती हैं। ये बहुत सारी रेखाएं होती हैं। जो बीच में रेखा काट देते हैं इसे हम 0 डिग्री बोलते हैं। इसी का नाम विषुवत रेखा है। इसे हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। इसी के ऊपर कर्क रेखा होती है जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में होती है। इसी के नीचे मकर रेखा होती है जो कि 23.5 डिग्री साउथ में होती है। इन्हीं के द्वारा हम किसी भी ऐसे स्थान का या भौतिक जगह का जानकारी पता करते हैं। और देशांतर, ये आपकी अक्षांश हो गई, और ये देशांतर। देशांतर जो है इसे भी 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं। इसे हम प्रधान रेखा बोलते हैं। ये प्रधान रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से निकलती है, यानी वहीं पर से ये निकलती है, ग्रीनविच शहर से। इसके पूर्वी साइड को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी साइड को पश्चिमी गोलार्ध बोलते हैं।
उठो। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये रेखा जो है पृथ्वी के बीच में रहती है पूरी। मान लीजिए ग्लोब है, इसमें ग्लोब में जो बीच में एक रेखा रहेगी काल्पनिक, इसे हम विषुवत रेखा बोलते हैं। उसके ऊपर जो एक रेखा रहेगी 23.5 डिग्री नॉर्थ में, वो कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री साउथ में वो मकर रेखा है। तो चलिए हम अक्षांश रेखा के बारे में और भी कुछ जान लेते हैं। अक्षांश किसी भी स्थान का कोणीय मान होता है जिसे डिग्री, मिनट, सेकंड में व्यक्त किया जाता है। इससे यह जानकारी मिलती है कि धरातल पर कोई भी स्थान विषुवत रेखा से कितना उत्तर में और दक्षिण में कोणीय दूरी पर है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो अक्षांश रहते हैं, इसमें ये विषुवत रेखा है। इससे मान लीजिए भारत जो है वो यहाँ पे है, भारत यहाँ पर है, तो 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा जो है भारत से गुजरती है, आपको पता है। तो वो कितने उत्तर में है और कितना ईस्ट में है, कितना वेस्ट में है, ये सब जानकारी जो है हमें अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा से मिलती है। तो इसी वजह से जो ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं, भारत की अवस्थिति बताने के लिए या किसी भी ऐसे देश की अवस्थिति बताने के लिए, स्थिति बताने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। जैसे विषुवत रेखा ये है, इसके उत्तर में अगर जाओगे तो हम कह सकते हैं हाँ भाई भारत जो हमारा स्थित है वो कहाँ पर है, उत्तर में है। अफ्रीका यहाँ पर है तो हम कह सकते हैं हाँ भाई अफ्रीका जो है वो दक्षिण में है, आधा उत्तर में भी पड़ता है अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो हम कह सकते हैं हाँ ऑस्ट्रेलिया जो है दक्षिण में है। कैसे हमें पता चल रहा है, क्योंकि हमने विषुवत रेखा से इस साइड में जो कि दक्षिणी गोलार्ध है, यहाँ हमने इसे देखा है, इसलिए हमें पता चल रहा है। विषुवत रेखा से ऊपर के भाग को हम उत्तरी गोलार्ध और नीचे के भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो हमें अक्षांश रेखा के बारे में पता चल गया है। अब हम देशांतर रेखा के बारे में पता करते हैं। देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो भी अक्षांश के समान ही किसी भी स्थान का कोणीय मान, जिसे डिग्री, मिनट और सेकंड में व्यक्त किया जाता है, वो हमें बताती हैं। ठीक है, इस पर हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर कोई भी स्थान प्रधान देशांतर से कितना कोणीय दूरी पूरब में या पश्चिम में है, ये हमें देशांतर रेखाएं बताती हैं। कैसे, देखिए ये क्या है, पृथ्वी है, इसमें इस साइड में जो गई थी लाइन काल्पनिक रेखा वो तो अक्षांश है, लेकिन जो इस साइड में जाएंगी लाइनें वो सारी हमारी क्या होंगी, देशांतर होंगी। और इस देशांतर रेखा को हम प्रधान देशांतर बोलते हैं। और इसके पूरब में जो जो रेखाएं रहेंगी या उसका जो पूरब का भाग रहेगा उसे पूर्वी देशांतर या पूर्वी गोलार्ध बोलेंगे, और इसके पश्चिम में जो रहेगा उसे पश्चिमी देशांतर या पश्चिमी गोलार्ध बोलते हैं। जैसे इसे दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, इसे ऐसे पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध बोलेंगे। इसी प्रकार हमने देशांतर भी समझ लिया, और ये देशांतर रेखाएं हमें भारत का प्रमाणिक समय या किसी भी स्थान का समय भी बताती हैं, जिसे हम आगे जानेंगे। तो अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। भारत की स्थिति के बारे में जानकारी ले रहे थे, तो भारत की स्थिति की जानकारी लेने से पहले हमने अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के बारे में पता कर लिया है। तो जैसे कि मैंने बताया था पहले आपको, ये मान लीजिए ये भारत का मैप है। इसमें भारत के मैप में अगर हम इस भारत के मैप को पूरे वर्ल्ड के मैप में, क्योंकि ये मान लीजिए भारत वर्ल्ड का मैप है, इसमें मैंने 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसे हम विषुवत रेखा, और फिर 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 66 डिग्री की भी अक्षांश रेखा सब बना दिया है मैंने। ये मकर रेखा हो गई आपकी। तो इसमें भारत की जो अवस्थिति है वर्ल्ड मैप में वो 37 डिग्री 6 मिनट, इसे मिनट पढ़ते हैं, नॉर्थ 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश है, यानी 23.5 डिग्री यहाँ पर है। तो यहाँ पर लगभग मान लीजिए यहाँ से इसकी स्टार्टिंग होगी, फिर ये नीचे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में है, यानी 0 डिग्री के ऊपर ही है, नीचे नहीं आता है। तो यहाँ से 23.5 डिग्री के नीचे आ जाएगा, ऐसे करके, ऐसे मान लीजिए ऐसे इतना बड़ा ये बन गया। तो भारत कहाँ पर है, यहाँ पर है। और उसमें है अगर हम देखें देशांतर में तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि यहाँ से एक देशांतर रेखा जाती है, यहाँ से एक देशांतर रेखा जाती है जिसे हम प्रधान रेखा बोलते हैं। उसके इस साइड का क्या है आपका वेस्ट यानी पश्चिम है, इस साइड का पूरब है। तो यहाँ पर इसकी जो भारत की स्थिति है वर्ल्ड मैप में या पृथ्वी में वो कितनी है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट इस साइड में, और इस साइड में कितनी है, 97 डिग्री
2-5 मिनट ईस्ट। किस साइड में? इस साइड में। तो हमें पता चल गया कि भारत में इनकी स्थिति कहाँ कहाँ पर है। अब हम भारत के बारे में जान लेते हैं। भारत में जो ये जो कर्क रेखा जा रही है, यहाँ पर से एक कर्क रेखा जा रही है 23.5 डिग्री नॉर्थ में। ये भारत से भी होकर गुजरती है, और भी कुछ देशों से इस साइड में होकर गुजरती है, लेकिन ये भारत से यहाँ से होकर गुजरती है, जो कि गुजरात से, फिर गुजरात से एमपी, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम होकर जाती है। भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके इस साइड में उपोष्ण और इस साइड में उष्ण कटिबंध पाया जाता है। कटिबंध का मतलब होता है कि एक ऐसा ताप क्षेत्र होता है जिसमें सूरज की किरणें जो हैं कहाँ पर सीधी पड़ती हैं और कहाँ पर तिरछी पड़ती हैं, जिससे वहाँ की गर्मी प्रभावित होती है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, ये जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री ऊपर नीचे यानी नॉर्थ और साउथ में दोनों में उष्ण कटिबंध है। क्या है? उष्ण कटिबंध। फिर 23.5 डिग्री से 45 डिग्री तक यहाँ पे आपका उपोष्ण कटिबंध है। फिर 45 से 66.5 तक शीत कटिबंध है। फिर शीतोष्ण कटिबंध है। और 66.5 से 90 डिग्री तक क्या है? शीत कटिबंध है। ये जो कटिबंध है ये सूर्य की स्थिति के बारे में बताते हैं। जैसे कि ये जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री विषुवत रेखा है, यहाँ पे उष्ण है। उष्ण का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सूर्य की किरणें जो है सीधी पड़ती हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। फिर उपोष्ण में क्या रहता है कि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं थोड़ी सी, तो यहाँ पर आधे में क्या रहता है? सर्दी रहती है, आधे में गर्मी रहती है, या कुछ महीने सर्दी रहती है, कुछ महीने गर्मी रहती है। जैसे जो हमारा भारत है, जैसे इस साइड में मैंने बताया, इस साइड में भी वही सीन है। इस साइड में भी ये सारे कटिबंध ऐसे लगेंगे, इधर साउथ हो जाएगा, इधर नॉर्थ हो जाएंगे। तो ऐसे उपोष्ण कटिबंध, भारत जो है उपोष्ण कटिबंध में आता है, और आधा भारत जो है वो उपोष्ण कटिबंध में आता है। तो यहाँ पर आधे में क्या होता है कि गर्मी रहती है, आधे में सर्दी रहती है, ऐसे कुछ। फिर जहाँ पे शीतोष्ण होता है वहाँ पे थोड़ी ठंड पड़ने लगती है, और जहाँ शीत कटिबंध है जो कि 90 डिग्री का एरिया है, 66.5 डिग्री से 90 डिग्री का एरिया है, नॉर्थ और साउथ दोनों ध्रुव में, इन्हें ध्रुव बोलते हैं। यहाँ पर क्या रहता है? बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें जो हैं वो तिरछी पड़ती हैं। मान लीजिए जब सूर्य यहाँ पे है, तो यहाँ पे तो इसकी किरणें सीधी पड़ेंगी, लेकिन यहाँ पे तो ऐसे ही टेढ़ी पड़ेंगे ना। तो यहाँ पे जब टेढ़ी पड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पे पहुँच नहीं पाएगी, क्योंकि दूर हो जाता है। अब हम जानते हैं, जैसे हमने पता किया यहाँ पे हमारा इंडिया की जो उपस्थिति है, यानी इंडिया हमारा कहाँ कहाँ पे स्थित है, हमने पता कर लिया है। इंडिया के नीचे जो है यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और इसी के नीचे जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे लास्ट वाला पॉइंट है, इसे हम ग्रेट निकोबार बोलते हैं। यानी जो लास्ट का द्वीप है इसे हम ग्रेट निकोबार बोलते हैं। और इसी पे एक यहाँ पर पॉइंट है जिसे हम इंदिरा पॉइंट या पार्सन या पिग्मेलियन भी बोलते हैं। यहाँ पे जो लास्ट का पॉइंट है, इसकी जो अक्षांशीय सीमा है या अक्षांशीय रेखा है वो 6 डिग्री 4-5 मिनट नॉर्थ है। अब हम इसे लाइन वाइज पढ़ के समझ लेते हैं। भारत की मुख्य भूमिका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश, जबकि देशांतरी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट या पूर्वी देशांतर के मध्य है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। यदि द्वीप समूह को भी शामिल कर लिया जाए, द्वीप समूह कौन सा? ये वाला अंडमान निकोबार जो द्वीप हैं, इनको भी शामिल कर लिया जाए, तो ये 6 डिग्री 4-5 मिनट नॉर्थ से प्रारंभ होता है, यहाँ से प्रारंभ होता है, क्योंकि ये जो है ज़्यादा आ जाता है ना, थोड़ा नीचे हो जाता है। इंडिया जो है वो तो यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन इंडिया में ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है, तो इसको भी अगर जोड़ दोगे तो ये 6 डिग्री 4-5 मिनट नॉर्थ से है। और अगर इसको नहीं जोड़ोगे तो ये यहाँ से शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से। ये इंडिया की उपस्थिति है पृथ्वी में, कि पृथ्वी पर इंडिया कहाँ पर स्थित है, कितने अक्षांश में स्थित है, कितने देशांतर में स्थित है। तो दोस्तों आगे हम पढ़ते हैं। इस प्रकार भारत उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर का देश है। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि पृथ्वी में यहाँ पे विषुवत रेखा है, यहाँ पे देशांतर रेखा है, जिसे हम
पूर्वी प्रधान मेरिडियन बोलते हैं। भारत यहाँ पर स्थित है। तो भारत क्या है, उत्तरी गोलार्ध में, ये उत्तरी गोलार्ध है। और पूर्वी देशांतर, और इस साइड में पूर्वी देशांतर पड़ता है, क्योंकि इस साइड में पश्चिमी देशांतर है। तो भारत कहाँ पर इसका देश है। कर्क रेखा देश के लगभग मध्य से होकर गुजरती है तथा आठ राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे पृथ्वी में एक कर्क रेखा है जो कि इंडिया से भी होकर गुजरती है। इंडिया से जब गुजरती है तो इंडिया में, अगर हम इंडिया का मैप ऐसे करके बना लें तो यहाँ से ऐसे गुजरती है। तो यहाँ पे इंडिया से जब होकर गुजरती है तो ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। इनमें 5 राज्य जो हैं उनके नज़दीक में उनकी राजधानियाँ भी पड़ती है। जब कर्क रेखा गुजरती है तो उनके जो 5 राज्य हैं ना 8 में से, वहाँ पर पास में उनकी राजधानियाँ भी पड़ती हैं। जैसे गुजरात के नज़दीक गांधीनगर, मध्य प्रदेश के नज़दीक भोपाल, झारखंड के नज़दीक रांची, त्रिपुरा के नज़दीक अगरतला, मिजोरम के नज़दीक आइजोल। ऐसे ही कुछ प्रमुख शहर जो कि कर्क रेखा से आसपास मतलब उनका टक्कर होता है। जैसे अगर हम सबसे बड़े की बात करें तो भुज है पहले वाला, फिर गांधीनगर है, फिर उज्जैन है, भोपाल है, जबलपुर है, अंबिकापुर है, रांची है, वर्धमान है जो कि पश्चिम बंगाल में है, अगरतला है, आइजोल है। ऐसे कुछ प्रमुख शहर भी पड़ते हैं जो कि कर्क रेखा जब भारत से होकर गुजरती है तो वहाँ पे उसके कर्क रेखा के पास में है। कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा है। तो हमने भारत की उपस्थिति के बारे में जान लिया कि भारत पृथ्वी में कितने अक्षांश रेखा पर और कितने देशांतर रेखा पर है, और कर्क रेखा जहाँ से गुजरती है वो कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है इसके बारे में भी हमने जान लिया। और जब वो गुजरती है तो उसके पास कौन कौन से प्रमुख शहर पड़ते हैं उनके बारे में भी हमने जान लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर कुछ आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।